नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार की बात करें तो आज है कमजोरी, 45 अंक नीचे है निफ्टी, 22,359 के पास कर रहा कारोबार, क्योंकि ग्लोबल जो संकेत थे वो थे कमजोर और उसकी चपेट में घरेलू बाजार भी आकर कारोबार कर रहे हैं। हालांकि निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वहां पर बढ़त है, 165 अंक ऊपर इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। हालांकि जो शेयर शुरुआती रफ्तार दिखा रहे थे, मसलन टाटा मोटर करीब करीब 7-8% तक ये शेयर चढ़ गया था, अब ये 3-3.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि मणप्पुरम या फिर मुथूट, इन शेयरों में भी ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा नरमी देखने को मिली है। लेकिन कुछ नए लीडर्स बन के उभरे हैं, जैसे कि भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, बायबैक कल से इसका खुल रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टाटा केमिकल में लगातार आज तीसरे सत्र में तेजी है, 3 दिन में करीब 13-14% ये शेयर चल गया है। तो क्लोजिंग शो में आपको हम ये बताएंगे कि आपको ट्रेड के लिहाज से कहां पर बढ़ते मौके मिल रहे हैं आखिरी 1 घंटे में, कल की रणनीति बनाएंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। तो 2:35 पर आपके लिए हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। अपने एक्सपर्ट से दो बेहतरीन शेयर हम क्लोजिंग के सत्र के लिए जानेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन यानी कि ऑप्शंस का एक धमाकेदार ट्रेड लेकर आएंगे 2:40 पर। खबर गर्म है, जिसमें हम डीलिंग रूम का एक चेक लेंगे कि डीलर्स के यहाँ क्या कुछ हलचल चल रही है 2:50 पर। इसके अलावा आगे भी बहुत कुछ होगा हमारे इस खास शो में। आपके लिए हम आगे लेकर आएंगे एक्सप्रेस ट्रेड 3:05 पर, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड लेकर आएंगे 3:15 पर। और इवेंट्स टू वॉच यानी कि कौन से इवेंट्स, कौन से कॉर्पोरेट एक्शन आपके फोकस में रहना चाहिए कल के सत्र के लिए, उसका पूरा का पूरा जायजा 3:20 पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि बाजार की 5 बड़ी बातें इस वक्त क्या हैं। तो निफ्टी नीचे से करीब 90 अंक संभला है, 90 अंक संभलकर 22,360 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक है 46,600 के पास। एसबीआई से सपोर्ट है, एसबीआई में देखने 2.25% के आसपास की तेजी है और एचडीएफसी बैंक से भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। सरकारी बैंक और सरकारी बैंकों में भी खासतौर जो छोटे साइज वाले बैंक है वहां पर हम बढ़िया तेजी आज के सत्र में देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यूको बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी 4 से 8% तक चले हुए हैं। तो यहां पर तेजी हो रही है। ऑटो शेयर चल रहे हैं, बजाज ऑटो में हम तेजी देख ही रहे हैं, टाटा मोटर्स चल ही रहा है, रियल एस्टेट में भी खरीदारी हो रही है। लेकिन आईटी सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी, कुछ डाउनग्रेड्स आए थे और ये रिपोर्ट हावी हो रही है आईटी शेयरों पर। सीएलएसए की रिपोर्ट जब भी आती है आप उसका बहुत एक सटीक एक्शन देखते हैं। एफएमसीजी और मेटल शेयरों में भी कमजोरी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। लेकिन यूरोप के बाजार भी कमजोर हैं। डाउ फ्यूचर्स भी है 80 अंक नीचे इस वक्त कारोबार करता हुआ। ये 5 बड़ी बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें। और जरा मार्केट के सेटअप के साथ देख लेते हैं कि इस समय की पोजीशनिंग क्या है। फिर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी जरा हम समझेंगे कि क्या करना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभिषेक बासु मलिक अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। ध्वनि पटेल होंगे, टेक्निकली आपको हेल्प करेंगे। रुचित पटेल भी आपकी हेल्प करने जा रहे हैं और इन दोनों का ऑप्शंस भी काफ़ी रहती हैं, ध्वनि और रुचित के पास। तो कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम में कोई ऑप्शंस भी मिल जाए तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अभिषेक बासु मलिक हमको फंडामेंटल चेक करके, और राजेश पालवे भी हमारे साथ होंगे एक्सेस सिक्योरिटी से, उनसे भी हम टेक्निकली और डेरिवेटिव थोड़ा चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी मेहमानों का शुक्रिया, आप सबने आज हमको फिर से समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट के सेटअप में अगर आप देख रहे होंगे ना, तो फिलहाल अभी आपको 40 पॉइंट निफ्टी के अंदर लाल निशान दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी 182 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी के पास अच्छी चीज़ मैं बताऊं, सुबह से क्या दिख रही थी, 47 के बेस के बेहद करीब इसने ओपन कर दिया था और उसके बाद से इसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप दिन भर का चार्ट देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो सडन स्पाइक आया है 12-12:30 बजे के बाद आया, अभी तक उसको मेंटेन कर रहा है। अभी फिलहाल कोई सेलिंग के या प्रेशर के आने के भी तो साइन तो दिख नहीं रहे हैं। हाँ, कि एग्रेशन बहुत फास्ट है मैं बोलूँगा। उसके अंदर बैंक निफ्टी तो ठीक है, बट निफ्टी उतना ठीक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक चीज़ सामने आपके रखना चाहता हूँ। निफ्टी को इस समय 109 लोग नीचे कर रहे हैं, मैं एक नंबर कोट कर रहा हूँ, 109 लोग नीचे कर रहे हैं और जो ऊपर लेके जाना चाहते हैं 43 लोग हैं।
तो थोड़ा भी निफ्टी को मेहनत और करनी पड़ेगी हर निशान में आने और टिकाने के लिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप एडवांस डिक्लाइन देख रहे हैं ना, ये मैं इसी का पॉइंट बता रहा था। हालांकि ये नंबर्स मैंने अपने जो नंबर्स बताए हैं वो तो किसी और डाटा को चेक करके बताया है, लेकिन अगर आप यहाँ से भी देखो तो 68 लोग ऊपर लेके जाना चाहते हैं, 111 लोग नीचे लेके जाना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा निफ्टी पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन मैं जैसे बैंक निफ्टी का डाटा देखता हूँ मेरे को कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है। सुबह भी हमने अभिषेक के साथ चर्चा करते हुए यही बात आपके सामने रखी थी कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट ना करो। 47,000 नया बेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप 47,800 और 48,000 एक ही दिन में देख लो। अगर आज आप निफ्टी बैंक का हाई चेक करेंगे ना बॉस, आपको यकीन नहीं होगा। आज का जो हाई है वो है 737, ऑलमोस्ट 700 750 के लेवल तक तो आज बैंक निफ्टी ऊपर भी आया हुआ है। बट फिर भी बी अवेयर, थोड़ा सावधान। निफ्टी में मेरे को लग रहा है कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा अभी करनी पड़ सकती है अभी का डाटा देख के। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 22,200 मेंटेन आपका रहेगा। हम और कुछ शेयर्स के बारे में चर्चा करें और इधर उधर से कुछ और डाटा निकालें। इससे अच्छा एक काम क्यों ना करें, पहले मेहमानों हमारे साथ कनेक्ट हो ही गए हैं, उन्हीं से ही ले लेते हैं, उन्हीं से ही समझ लेते हैं कि इस समय बाजार के अंदर क्या करना चाहिए। लेके आइए स्क्रीन पर जरा मेहमानों को। अभिषेक बासु मलिक फंडामेंटल बताने के लिए, ध्वनि और रुचित हमारे साथ टेक्निकल, राजेश जी हमारे साथ टेक्निकल कम डेरिवेटिव्स के तौर पर रहेंगे और इन सबसे हम एक एक करके पॉइंट पूछेंगे। पहले आते हैं रुचित के पास। रुचित, निफ्टी और बैंक निफ्टी में से ये तो कोर्स पता ही था कि थोड़ा डाइवर्जेंस भी है, बैंक निफ्टी पीछे भी है और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई 3 बार टेस्ट कर दिया, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से भी 1000 पॉइंट दूर है, तो उसका चलना स्वाभाविक है। उसके अंदर ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखनी होंगी और दिख भी रही हैं। फिर 3 बैंक भी हैं, HDFC, इंडसन, कोटक, इन तीनों की वेटेज ही अपने आप में बहुत है। आप मेरे को बताइए, अगर कोई इंडेक्स का ट्रेडर हो उसको निफ्टी पे ट्रेड करना चाहिए कि बैंक निफ्टी पे, और करना भी चाहिए तो किस तरफ? जी, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, आई थिंक क्लियर डाइवर्जेंस जो दिख रहा है कि निफ्टी का बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी, और उसका मेन रीजन है कि अगर आप आईटी इंडेक्स को देखेंगे तो आज आईटी स्टॉक्स में काफी दबाव है जिनका अच्छा वेटेज निफ्टी में भी है। सो आई थिंक जब तक ये आईटी स्टॉक्स में हमको फिर से स्ट्रेंथ नहीं नजर आती है तब तक रिलेटिवली आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा निफ्टी में। बट अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं ये देखूंगा कि ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट्स का क्या है, क्या ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट्स का मंदी है या तेजी। तो ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट्स का तेजी का ही है, इसीलिए मुझे बाय साइड में ही ट्रेड स्नो लेने की सलाह दूंगा। और क्योंकि बैंक निफ्टी रिलेटिव आउट परफॉर्म कर रहा है, आईटी की वजह से निफ्टी में दबाव है, तो इसीलिए बेटर है कि अगर लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है तो जो आउट परफॉर्म कर रहा है उसी के साथ रहे। इसीलिए बैंकिंग इंडेक्स में आई थिंक लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है और यहाँ पे 47,930 से लेके 48,000 तक के लेवल्स हम नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। जो प्रेशर हम निफ्टी में देख रहे हैं उसके मेन रीजन है आईटी के कंपोनेंट्स जिनके ऊपर दबाव है। बट बाकी अगर आप हैवी वेट्स में आईटी को छोड़ेंगे तो इतना सेलिंग प्रेशर हम इंडेक्स के हैवी वेट्स में नहीं दिख रहे। सो आई थिंक अगर इंडेक्स ट्रेड करना है तो बेटर है कि आउट परफॉर्मर बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करें। ठीक है, निफ्टी बैंक को ही ट्रेड कीजिए और निफ्टी बैंक को सपोर्ट देने का काम कर रहा है इस वक्त HDFC बैंक। दिन की ऊंचाई के आसपास ही है, ज्यादातर समय लाल निशान बिता है, लेकिन रिकवरी सेकंड हाफ में अच्छी आ रही है HDFC बैंक में। 1440 रुपए के आसपास के भाव हैं। अब अपने एक्सपर्ट से जानेंगे आपके लिए क्लोजिंग ट्रेड्स। तीन हमारे टेक्निकल डेरिवेटिव एक्सपर्ट हैं, ध्वनि पटेल, रुचित जैन, राजेश पालविया। आप सभी का बहुत शुक्रिया। ध्वनि, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके क्लोजिंग के ट्रेड्स कौन से हैं, क्या खरीदने या फिर क्या बेचने की सलाह दे रही हैं आप? जी, बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे कि बैंकिंग ओवरऑल यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मेरा पहला पिक जो यहाँ पे रहेगा वो बैंकिंग क्षेत्र से ही रहेगा। पीएनबी का स्टॉक मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। ओवरऑल स्टॉक का अगर हम चार्ट देखें तो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी बनाए हुए है और फर्दर इसके अंदर मोमेंटम बिल्टअप भी होता हुआ दिख रहा है। इसको आप करंट प्राइस से लीजिए, ऊपर की तरफ इसका जो टारगेट बनता है 140 का बनता है और नीचे 124 रुपए 90 पैसे का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है तो फ्लोरोकेम का लग रहा है। ओवरऑल यहाँ पे चार्ट की जो ट्रेजेक्टरी है वो पॉजिटिव साइड की बनी हुई है। एक रेंज में
ट्रेड कर रहा था जहाँ पे बॉटम से हम वापस ऊपर की तरफ अब मूव कर रहे हैं, तो करंट लेवल से आप इसको बाय कीजिए। ऊपर 3750 का यहाँ पे टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 3510 का लेके चलना है। तीसरा ट्रेड जो यहाँ पे मेरी तरफ से है वो VDL का है। 140 को ऑप्शन के चैंपियन में भी मैंने इसका कॉल ऑप्शन सजेस्ट करा था, वो हमारी खरीद भाव से ऊपर की तरफ चल रहा है। हमने 8 रुपए के करीब इसको खरीदा था, अभी वहां पर 10 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्टॉक यहाँ पर जो है ये फर्दर मोमेंटम अपसाइड का दिखाएगा। इसको आप डेरिवेटिव या फिर कैश दोनों ही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 300 रुपए के टारगेट के लिए इसको लीजिए, नीचे 274 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, धोनी की तरफ से तेजी के 3 इक्के, पीएनबी 140 रुपए का टारगेट, 124 रुपए 50 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस। गुजरात फ्लोरो 3750 रुपए का टारगेट और 3510 रुपए का स्टॉप लॉस। और तीसरा शेयर वेदांता 300 का टारगेट, 274 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें आपको लगा के चलना है। राजेश जी, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, आपने क्या स्पॉट किया है सर, बताइए, कन्विक्शन कहाँ आ रही है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पावर ग्रिड का। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से पूरी पावर स्पेस में एक मोमेंटम है, हमें लगता है पावर ग्रिड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 305 रुपए तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 290 का। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो संवर्धना मदरसन मदरसन जिसका NSE टिकर है। यहाँ पे अगर हम स्टॉक को देखें तो काफी लंबे समय बाद स्टॉक में एक अच्छा सस्टेन अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। अगर देखें वीकली सेटअप पे तो फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, हमें लगता है अभी ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि थे करीब 140 की तरफ, वहां पे भी मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। 132 135 तक की अपसाइड के टारगेट हमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 119 रुपए का। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है कोल इंडिया का। कोल इंडिया में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने वापस एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे पिछले 3-4 सेशन से स्टार्ट किया है। स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसके बुलिश है। वीकली सेटअप पे देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जो कि दिखाता है कि स्टॉक का ओवरऑल शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर बुलिश ही है। हमें लगता है कोल इंडिया यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। कोल इंडिया पे अपसाइड के टारगेट हम 472 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस होगा करीब 454 रुपए के आसपास। तो दो सरकारी कंपनी, कोल इंडिया और पावर ग्रिड में तो वाकई अच्छा मोमेंटम हम देख भी रहे हैं। 305 का टारगेट है, 290 रुपए का स्टॉप लॉस। कोल इंडिया 472 का टारगेट, 454 रुपए का स्टॉप लॉस। और संवर्धन मदरसन, जिसको लेकर एक खबर भी आई है आज हमारे सूत्रों के हवाले से, एक्सक्लूसिव खबर है कि जापान की सुमितोमो वायरिंग सिस्टम ब्लॉक डील में अपना इसमें स्टेक कुछ बेच सकती है। तो संवर्धन मदरसन 132 और 119 रुपए का स्टॉप लॉस। आखिर में रुचि जी आपके पास आएंगे, थोड़ा सा नैतिक दबाव आपके ऊपर बढ़ गया होगा क्योंकि धोनी ने भी 3 स्टॉक दिए, राजेश जी ने भी 3 स्टॉक दिए। आप बताइए, आपकी लिस्ट में 2 शेयर हैं या 3 शेयर हैं, और किस साइड के हैं, खरीदारी के हैं या फिर बिकवाली के? तो अभिषेक जी, मैं शो की शुरुआत तो 2 स्टॉक से ही करूंगा, बट नो, क्योंकि हमारे पास और 40-45 मिनट्स है तो आई एम श्योर कि हम और पिक्स बाद में और लेंगे जब BTST के बारे में भी बात करेंगे। तो जो 2 पिक्स है उसमें पहला पिक HDFC लाइफ में खरीदारी की सलाह है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एक प्राइस वाइज करेक्टिव फेज नो पिछले कुछ 2-2.5 महीनों में स्टॉक में आया है, बट कल जो वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ने एक रिवर्सल बनाया है कि जहाँ पे प्रीवियस नो 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो ये देख के हमें लग रहा है कि अब यहाँ पे डाउन साइड काफी लिमिटेड है। तो HDFC लाइफ नियर टर्म में एक नो रिट्रेसमेंट मूव दे सकता है ये रीसेंट करेक्टिव फेज का। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 588 के स्टॉप लॉस रख के 640 के अराउंड की पोजिशनल टारगेट्स के लिए। और बैंकिंग स्पेस में से आई थिंक PSU बैंक्स में हमें लग रहा है कि जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वो देख रहे हैं वो आगे कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे हमने बैंक निफ्टी की बात की कि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहां से बैंक निफ्टी लगभग अभी भी 800,000 पॉइंट दूर है। लेकिन अगर आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स देखेंगे तो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स फिर से अपने नए हाईस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो क्लियर जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं वो PSU बैंकिंग स्पेस है। तो कैनरा बैंक या स्पेस में से नो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना के अप ट्रेंड का रिजम्पशन इसने किया है। तो कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह है 590 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 617 के टारगेट्स के लिए।
ठीक है जी, बैंकिंग, एनर्जी, इधर उधर सब तरफ के शेयर्स आपको थोड़ा मिल रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, मार्केट क्या है ना, इंडाइसिस भी आपको पता ही है कि अब 45, 46, 47 हज़ार के इंडाइसिस के अंदर 140, 150 पॉइंट कुछ नहीं होते। निफ्टी के अंदर जहाँ पे 22, साढ़े 22 हज़ार का इंडेक्स है, उसके अंदर 30-40 पॉइंट कुछ नहीं होते। तो इंडाइसिस क्या करेगा, शेक करेगा। इन शेयर से आपको पैसा मिल सकता है। शेयर्स में पैसा कमाने के लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत है। उसके अंदर स्टॉप लॉस टाइट रखना है, वॉल्यूम को कम रखना है। आप सुप्रीम प्रॉफिट कमा के आओगे, नहीं तो क्या होगा कि 20 रुपये कमाने 4 रुपये कमा के निकल जाओगे, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो फिर रोक नहीं पाओगे ना। शीट पे आपको दिखेगा इतना बढ़िया प्रॉफिट, तो फिर प्रॉफिट दिखेगा, आप बोलोगे यार 4 पे मिल रहे ले लो। अगर आपके पास थोड़ा भी वॉल्यूम मैनेजेबल कंडीशन का होगा ना, तो आप ज़्यादा पैसा निकालोगे। और अगर आपको ऐसा करना है ना, आप 1 महीने की सिर्फ प्रैक्टिस करके देखो, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि कंट्रोल्ड पोजीशन लेने का कितना बड़ा बेनिफिट होता है। फिर बाजार ऊपर नीचे 300-300 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाएगा, ज़रा डर नहीं लगेगा आपको। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस का चैंपियन भी हम आपके सामने रखते हैं और बताने के लिए जीएम फाइनेंशियल की अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ रही है। अवनी जी नमस्ते, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बताइए मैम, कौन सा ऑप्शन का चैंपियन है आपका? तो हिट ही जाता है काफ़ी। जी डिम्पी जी, धन्यवाद। तो आज हम बाइंग करेंगे ओएनजीसी में। तो ओएनजीसी में पिछले हफ्ते जो बड़ी गिरावट आई थी 260 तक, वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है और सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल चुका है। और यहाँ से अभी फ्यूचर्स में भी हमें शॉर्ट कवरिंग दिख रही है ऑलमोस्ट 1% तक का, और अभी लॉन्ग एडिशन भी धीरे धीरे देखने मिल सकता है हमें। और ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 280 की कॉल में काफी अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। वहां पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड कर ली है और 280 के पुट में एडिशन है। तो 280 का अभी एक बेस बना के ये स्टॉक ऊपर 290 तक चलेगा इस मार्च सीरीज में, और शायद हो सकता है एक आध हफ्ते के अंदर 290 का भाव देखने मिले। तो हम खरीदारी करेंगे 285 के कॉल में 6.5 से 7 रुपए के बीच में, इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रहेगा इसका 10 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए 40 पैसे का। टारगेट पे अधिकतम मुनाफा होगा 11,600 रुपए का और अधिकतम नुकसान जो है वो 6,100 रुपए तक सीमित रहेगा। डन। शेयर बढ़िया मूव दे रहा है और बैक टू बैक कैंडल्स भी काफ़ी अच्छी हैं। ऑल तो पहले थोड़ी छोटी कैंडल्स थी, लेकिन अभी बड़ी कैंडल्स बन रही है। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है। ये एट द मनी हो गया 284, अब ऊपर रेट देख पा रहे हो कि नीचे हमने लिखा है 285 की कॉल। इसका मतलब एट द मनी कॉल है। सामने पे थोड़ा भी मूव करेगा तो जल्दी टारगेट लेके आएगा। इसका मतलब ये होगा 5.5 रुपये की रेंज का एक स्टॉप लॉस डाल देना, 11,000 रुपये आ जाएंगे। लॉट साइज ठीक ठाक बड़ा होगा इसका, लेकिन एक्सरसाइज प्राइस कम है। और ये पूरी सीरीज़ का रखना, आप पूरे मार्च में पड़ा रहेगा आपके पास। तो 11,600 का टारगेट, और मेरे को लग रहा है जल्दी कर देगा मूव, या आपको जल्दी फ्री कर देगा। हो सकता है कल परसों में फ्री भी कर दे आपको। ठीक है अवनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ट्रेड हमको बताने के लिए। ओएनजीसी की 285 की कॉल है, प्लेन वेनिला कॉल है, ये साफ़ सुथरी, और इस कॉल का आप बेनिफिट ले सकते हैं। आगे बढ़ें। अभिषेक बासु मलिक हमारे साथ जुड़ गए, काफ़ी देर से उनसे बात नहीं हुई। अभिषेक भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ, थोड़ा देरी से आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आ रहा हूँ तो बड़े एक अहम शेयर के बारे में आ रहा हूँ सर। बजाज ऑटोज़ के बारे में आ रहा हहूँ। बजाज ऑटो का बायबैक खुल रहा है, करीब 4,000 करोड़ रुपये का ये बायबैक है। इसकी एक्सेप्टेंस रेशो कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, 25-26% के आसपास की बताई जा रही है। एक बार आप ज़रा बताइए कि बजाज ऑटो के अंदर क्या करना चाहिए। ये बायबैक से जुड़े हुए ग्राफिक्स हम साथ में चला रहे हैं सर, अपना व्यू पॉइंट भी आप दे सकते हैं। 10,000 के भाव पे बायबैक होगा। देखिए, बजाज ऑटो एज अ कंपनी बहुत ही अच्छी है और हम अभी धीरे धीरे एक ऑटो सेक्टर का जो रिवाइवल है उसमें भी जा रहे हैं। ये पिछले महीने हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर स्पेशली टू व्हीलर्स का डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट सेल्स काफी अच्छा रहा है। तो वो पूरा सब कुछ हम जब देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। बाईबैक में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। बने भी रहना चाहिए, आप कह रहे हैं बायबैक में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आपको ये शेयर ठीक भी लग रहा है। कुल मिला के आज डेज हाई पे भी शेयर चल रहा है। इसका 6 महीने का रिटर्न भी आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, 77%। आप एक छोटा सा
काम और करेंगे प्रोड्यूसर साहब। आज बजाज ऑटो के साथ ना इसका एक पीयर है हीरो मोटोकॉर्प, जरा उसका भी चार्ट अगर आप एक साथ फायर कर पाएँ तो, जिसमें जो लाइन वाला आता है ना, दोनों का कंपैरिजन आता है, तो हमेशा एक ही ग्रुप की दो कंपनीज का कंपैरिजन करना चाहिए। कई बार आप आगे आगे पीछे शेयर डाल देते हैं, वो मत डाला करो। एक ही सेगमेंट, एक ही इंडस्ट्री की दो कंपनीज डालोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। ओह, ये कहीं आप दूसरा कोई प्लेट लेके आए, ठीक है, कोई बात नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वो आपको मैं प्लेट भी दिखाऊंगा और उसमें आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि दोनों कैसे चले हैं, 6 महीने के अंदर दोनों की परफॉर्मेंस कैसे रही है। कुल मिला के आपको हाँ बोल दिया है बजाज ऑटो के इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए भी, होल्ड करने के लिए अभिषेक बासु मलिक ने। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। तीस पॉइंट की गिरावट अभी भी है निफ्टी पर, लेकिन 200 पॉइंट की बढ़त है बैंक निफ्टी पर। ये डाइवर्जेंस का कमाल होता है और साथ ही साथ ये अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का कमाल है, ये वेटेज का भी कमाल है। हालांकि बैंक निफ्टी के 12 शेयरों में से 6 ही बढ़े हुए हैं, लेकिन पहले HDFC की वेटेज उन हारे हुए 6 शेयर्स के साथ थी, तो बैंक निफ्टी रुका हुआ था। 12 बजे के बाद आप HDFC का चार्ट भी दिखाओ, आपको दिखेगा जैसे जैसे बैंक निफ्टी चला है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा HDFC की वेटेज का काम कर गया। आप देखोगे जैसे HDFC चला वैसे ही बैंक निफ्टी भी दिया है, वो उन 6 शेयरों का साथ छोड़ के इन 6 शेयरों में आ गया, तो आपको बैंक निफ्टी ऊपर आ गया। यही एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम एक्सचेंज से कहते हैं कि भाई आप थोड़ा वेटेज का कुछ करो, नहीं तो बैंक निफ्टी वालों को ना एक कसम खा लो कि आप बैंक निफ्टी के हिसाब से नीचे HDFC बैंक भी देखोगे, एक दो बैंक और भी डाल लो, सब कुछ चेक करके खरीदना। ठीक जी, अभी मैं आपको वो वाला चार्ट दिखाता हूँ जो मैंने अभी आपसे वादा किया था कि हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही बजाज ऑटो का लाइन चार्ट, क्योंकि ऑलरेडी बायबैक में तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन क्या उन दोनों शेयरों में से किसका रिटर्न बढ़िया रहा, एक बार वो ज़रा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब हमारे वो दिखा पाएँ तो एक बार ज़रा हम उसको आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं, उसके बाद फिर यस ये वाला। अब आप देखोगे जो ब्लू लाइन है ना नीचे, वो हीरो मोटोकॉर्प की है और ऊपर वाली जो लाइन आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है वो बजाज ऑटो की है। तो दोनों की स्पीड एक थी बढ़ने की, लेकिन बाद में एक ने सरेंडर कर दिया, एक अपनी बढ़त को कंटिन्यू करके हाई पे ले गया। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो इंट्राडे का है, यानी कि आज का सुबह का है। ठीक, अगर आप इसे थोड़ा पीछे दिखा सकते हो 3 मंथ 6 मंथ वाला तो वो भी दिखाना। ठीक है, ये 6 मंथ्स वाला है। दोनों की कंपैरेटिव स्टडी आप देखो तो एक साथ दोनों का ग्रोथ हुआ। ये बार बार दिखाना चाहिए और ये हमेशा देखना भी चाहिए, ताकि आपको पता लग पाए कि क्या मैं ही उस जगह पर खड़ा हूँ कि मैं दूसरे शेयर उसकी पीयर कंपनी से भी पैसा बना सकता हूँ। और दोनों के परसेंटेज देखोगे ना, सिर्फ 20% का फ़र्क है। ठीक, बस यही मेरे को आपको प्रूव करवाना था। BMC का एक ऑर्डर मिला है 1330 करोड़ रुपए का JK इंफ्रा को। ये JK इंफ्रा का भी एक बार ज़रा चार्ट लेके आना स्क्रीन पर, JK इंफ्रा। फिर आपके सामने एक संवर्धना वाली खबर है, वो भी आपके सामने लेके आएंगे। जय कुमार इंफ्रा, ध्वनि एक बार ज़रा चेक करो तो, जय कुमार इंफ्रा 648 रुपये का शेयर है। BMC का ऑर्डर आया 1330 करोड़ रुपए का। मिला ध्वनि, आपको मिल गया जय कुमार इंफ्रा? डिम्पी यहाँ पे एक टेक्निकल इश्यू हो रही है, आप ये छोड़ दी, कोई बात नहीं, मैं राजेश सर से पता कर लेता हूँ। राजेश सर एक बार जरा आप चेक करो, जय कुमार लिखोगे आ जाएगा आपके पास भी। 648 रुपये का शेयर है, अभी आधा ही % ऊपर है। ऑर्डर की खबर है 1330 करोड़। तो देखिए डिम्पी जी, स्टॉक को अगर हम नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक में एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक पिछले 2 महीनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, स्टॉक को यहाँ पे रखना चाहिए। सेक्टर का टेलविंड भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। इंफ्रा रियल्टी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। हमें लगता है जिस तरीके के लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुए हैं JKIL जय कुमार इंफ्रा में, यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। थोड़ा कंसोलिडेशन रह सकता है टाइम बिंग के लिए, लेकिन जैसे ही स्टॉक में 670 के लेवल क्रॉस होंगे, इसका नेक्स्ट टारगेट 740 750 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे, तो करंट लेवल से 620 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड की होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, जय कुमार इंफ्रा को लेकर ये व्यू। लेकिन एक खबर आई है वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड को लेकर और शेयर में हमने तेज स्पाइक दिखा है। और खबर यह है कि FSSAI ने, जो कि एक तरह से फूड रेगुलेटर कह सकते हैं, कंपनी के दावे की पुष्टि की है कि उनके प्रोडक्ट्स में
रियल चीज का इस्तेमाल हो रहा है। ये कंपनी ने दावा किया था, एफएसएसआई ने उसकी जांच की और उसके बाद पुष्टि कर दी है। उसके बाद हम देख रहे हैं शेयर में 6-6.5% के आसपास का उछाल है। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड ये शेयर लेकर आइए और इसमें हम देख रहे हैं कि अब दिन भर ये लाल निशान में शेयर कारोबार करता रहा, लेकिन अब ये दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर कारोबार कर रहा है। राजेश जी, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड आप ही चेक कीजिए, 786 रुपए का भाव, बहुत ही एक बेहतरीन नंबर भी है। आप ये बताइए कि कितनी तेजी आप देख रहे हैं शेयर में? तो देखिए, ये मैकडोनल्ड की सप्लाई चेन का कंपनी है। हमें लगता है जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर है, अभी स्टॉक का ट्रेंड तो अभी भी डाउन है। आज जरूर एक अच्छा स्पाइक बना है स्टॉक में। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे डेली सेटअप में स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा था, लेकिन आज के मूव के बाद स्टॉक ने वो अपर ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट किया है। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी स्टॉक के लिए। अगर ये यहाँ पे अब 775 780 के ऊपर सस्टेन करता है, उसके ऊपर क्लोज होता है, तो यहाँ पे थोड़ा और अपमूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 820 830। ये इसके लिए मेजर सप्लाई जोन होगा। तो जिन्होंने भी लोअर साइड में बाय किया है, अब यहाँ पे ट्रेल कर लेना चाहिए स्टॉप लॉस टुवर्ड्स 765 की तरफ। जब तक ये 765 के ऊपर बना हुआ है, एक अपमूव के चांसेस बनते हैं, जो कि स्टॉक को फिर 820 830 की तरफ जाएगा। वहां पे इसको एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अभी इसका स्ट्रक्चर नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से वीक ही है। ये पुल बैक एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, जो कि लोअर साइड पे जिन्होंने बाय किया हो। उछाल पर निकलने की आपको कोशिश करनी चाहिए। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड में 820 830 की रेंज में 765 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि सोने ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। एमसीएक्स पर 64,665, ये है नया रिकॉर्ड स्तर। और अगर कॉमेक्स की बात करें तो $2,132। तो सोना चमक रहा है। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए बीटीएसटी एचटीबीटी ट्रेड्स भी लेंगे और कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर आपके लिए रणनीति लेंगे अपने एक्सपर्ट से। क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में हम देखने की एक दायरे का ही ट्रेड है। निफ्टी है 40 अंकों पर और निफ्टी बैंक में है करीब 125 अंकों की मजबूती। लेकिन डीलिंग रूम का माहौल इस वक्त क्या है, कौन सी खबर गर्म है, यह बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, अब जो है खबर जो है आरबीएल बैंक पे है और यहाँ पे हमारी जो बातचीत डीलर्स के साथ हो रही है, तो यहाँ से सुनने में आ रहा है कि एक ब्लॉक डील हो सकता है कंपनी में और आज जो उसके कारण स्टॉक थोड़ी सेलिंग प्रेशर भी देख रहा है। अब इम्पॉर्टेंटली जो सेलिंग हो सकती है वो एक डिस्काउंट में देखने मिल सकती है और बातचीत चल रही है या रेंज पे जो बात हो रही है वो लगभग 230 से लेकर 245 रुपये प्रति शेयर तक का रेंज पे सेलिंग देखने मिल सकता है। बायर हो सकता है एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इम्पॉर्टेंटली देखा जाए तो वॉल्यूम्स में भी पिकअप आई है। 2 टाइम्स 20 डे एवरेज पे जो है वॉल्यूम्स देखने मिली है और पिछले 4 दिन की जो गेनिंग स्ट्रीक थी उसको भी कंपनी ने तोड़ा है और आज सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। हमने ब्लूमबर्ग में भी जो देखा कि एनालिस्ट टेक क्या कह रहा है, यहाँ पे आप कह सकते हैं 65% जो टोटल 23 एनालिस्ट जो कंपनी को ट्रैक करे अभी भी उनका बाई रेटिंग है और 12 महीने का अगर लक्ष्य की बात करें तो 273 रुपीज़ का आ रहा है, यानी करंट मार्केट से जो प्राइस से जो है आप कह सकते हैं लगभग 4 से लेकर 5% का अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे खबर यही है कि ब्लॉक डील देखने मिल सकता है आपके आरबीएल बैंक में और आज सेलिंग प्रेशर आ रही है। ठीक है, तो आरबीएल बैंक ब्लॉक डील इसमें हो सकती है और 235 से 245 रुपए के बीच में ये ब्लॉक डील हो सकती है और हम देख रहे हैं कि शेयर में 6.5% के आसपास की गिरावट है। ध्वनि, आरबीएल बैंक क्या लग रहा है चार्ट देखकर इसके कि क्या ये शेयर और नीचे जाएगा? जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर सजेस्टिव है कि काफी टाइम से हमें 280 के पास स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और नीचे की तरफ खास करके जो अपवर्ड स्लोपिंग इसकी ट्रेंड लाइन थी वो आज के मूव में हमने नीचे की तरफ ब्रेक करी है। तो एक सेल ऑफ यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट टारगेट इसका नीचे की तरफ बनता है तो 240 रुपए तक का एक डाउनवर्ड मूव मिलेगा। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलना होगा। तो आप इसके अंदर ऊपर की तरफ में 264 यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए। ओवरऑल
यहाँ पे 15 रुपए का आपका टारगेट बनता है और ऊपर की तरफ में भी आपका 10 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो 1:1.5 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बनता है, तो इट विल बी मोर ऑफ अ ट्रेडर स्पेसिफिक कॉल। तो इन्वेस्टर्स अभी फिलहाल या फिर डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो रिस्की नहीं करना चाहते वो दूर रहे, बाकी इसको नीचे की तरफ 240 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। आरबीएल बैंक को लेकर ये व्यू, लेकिन बाकी बैंक हम देख रहे हैं जो मिड कैप सरकारी बैंक है वहां पर जबरदस्त सेक्शन है। आईओबी 9% ऊपर है, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक 7% के आसपास की तेजी है। इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार जुड़ गए हैं और विश्वमोहन से समझते हैं कि सोना नई ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, इसके पीछे क्या ट्रिगर्स हैं और क्या ये तेजी सस्टेन करेगी। विश्वमोहन, क्या लगता है आपको? देखिए, हमने एक पोल किया था, सबसे पहले पोल के बारे में बता देते। तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे 10% जो ब्रोकर्स हैं देश के, जो कम्युनिटी ब्रोकर्स हैं, उनको लगता है कि 70,000 तक सोना जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो ब्रोकर्स थे उन्होंने 67 से 69,000 के बीच का टारगेट दिया है 2024 का ऊपरी लेवल। लेकिन अभी करंट लेवल पे कोई भी एक्सपर्ट्स नहीं थे। 11:30 के शो में हमने पूछा था, कोई भी तैयार नहीं थे। बोले थे कि करंट लेवल पर हो सकता है कि ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा हो, लेकिन यहां से अब खरीदना रिस्की हो जाता है। लंबी अवधि के निवेशक खरीद सकते हैं, ये है। अब तेज क्यों है सोना, ये मैं 5 पॉइंट्स आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के जो डेटा फरवरी के थे यूएस के, वो काफी कमजोर थे और वहीं से तेजी की शुरुआत हो गई। पिछले हफ्ते से ही तेजी की शुरुआत हुई। 16वें महीने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े कमजोर दिखे थे, उसका असर है। अब उम्मीदें लग रही है कि जून की बैठक में फेड ब्याज दरें घटा देगा और उससे सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही जो भी वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह है वहां पर ग्रोथ को लेकर चिंता है, एक माइल्ड रिसेशन वहां पर आ सकता है। चाइना ने 2024 के लिए जो 5% का ग्रोथ का लक्ष्य रखा है वो पिछले साल के आसपास ही उन्होंने रखा है, तो उन्हें भी अपने ग्रोथ पर भरोसा नहीं है, तो एक अनसर्टेनिटी यहां पर बन रही है। साथ ही हेजर्स की मांग बढ़ी है, सेंट्रल बैंकों की जबरदस्त खरीदारी, 2022 में रिकॉर्ड खरीदारी, 2023 में भी उसी आसपास में खरीदारी, और 24 को लेकर भी लग रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये यहां पर बुलिश रह सकता है और यही वजह है कि यहां पर सोने को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। एक और वजह बताई जा रही है, जो टेक बबल वहां पर यूएस में चल रहा है उसे भी बर्स्ट होने की संभावना दिख रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स है जो यहां पर सोने को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं सोने की तेजी के पीछे नए शिखर पर, और सिर्फ भारतीय बाजार में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यानी कि कॉमिक्स पर भी रिकॉर्ड बना है $2132 का सोने ने। लेकिन हम बातचीत कर रहे थे भी मिड कैप सरकारी बैंकों की। राजेश जी, ये जो मूव्स आते हैं ना, आईओबी, यूको, सेंट्रल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके तो लोगों को नाम रट गए होंगे कि एक साथ ही चलते हैं और बड़े बड़े मूव्स देते भी हैं। क्या उस दौर की फिर से शुरुआत आपको दिख रही है क्या? आज क्या संकेत मिल रहा है इन शेयरों की तेजी से, और इसमें से अगर कोई शेयर आपको ट्रेड के लिहाज से ठीक लग रहा हो तो वही बता दीजिए आप। तो देखिए, पीएसयू बैंक में एक जो तेजी की शुरुआत हुई थी वो थमी नहीं थी। 1-2 महीने के लिए हमने देखा एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, लेकिन वहीं हम देखें तो लार्ज कैप पीएसयू बैंक ने वो कमान संभाली थी और वहां पे मोमेंटम बनता कंटिन्यू रहा था। जो छोटे पीएसयू बैंक है उसमें हमें जो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है वो है यूनियन बैंक। ये स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी 4 मंथ की कंसोलिडेशन रेंज का करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है यूनियन बैंक यहाँ से मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स 185-190 की तरफ। तो यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड का लिया जा सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी होगी, स्टॉप लॉस होगा करीब 150 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पे भी एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक पिछले 3-4 हफ्तों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक ने वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। 50 डे मूविंग एवरेज से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके स्टॉक ने पुल बैक बनाया था पिछली गिरावट में। हमें लगता है बैंक ऑफ इंडिया का भी मोमेंटम यहाँ से बनते हुए दिखेगा, और यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 170-180 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे भी पोजीशन लॉन्ग साइड का ऐड किया जा सकता है। 130 का स्टॉप लॉस रखना होगा। छोटी टिकट साइज या छोटे भाव के स्टॉक्स में हमें लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉक अभी पसंद आ रहा है वो है आईओबी का। काफी बड़ा अगर हम लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम देखें तो काफी बड़े ईयरली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक में एक रिवर्सल के फॉर्मेशन है, और जिस तरीके से यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखी है पिछले कुछ महीनों में, यहाँ पे हमें लगता है जब तक ये स्टॉक अब 62 रुपीज के ऊपर सस्टेन है, इसके जो नेक्स्ट लक्ष्य पोजिशनली बन सकते हैं वो करीब 85 से 90 की तरफ भी बनते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं 62 के स्टॉप लॉस से आईओबी में भी पोजीशन होल्ड की जा सकती है।
डन। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा और कुछ सरकारी बैंकों पे जैसे अपनी राय रखना चाह रहे थे राजेश सर, उन्होंने अपनी बात को रखा। खैर इस बार मैं आपको वापस से नोटिस कराता हूँ, निफ्टी के अंदर अभी भी 50 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी की जो बढ़त थी 200 पॉइंट की वो आधी हो गई है, 100 पॉइंट है। अब करें क्या सर, आपको यही नोटिस करवाना पड़ रहा है 50-50 पॉइंट। नहीं तो बैंक निफ्टी की तो इतनी कैपेसिटी है कि 500 पॉइंट इधर उधर देखेगा भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी अभी तो रेंज का है मार्केट है, तो रेंज के मार्केट में रेंज के हिसाब से आप काम कीजिए। हमने कई बार आपको बोला लेवल से आइए, लेवल से जाइए, और अगर आप लेवल से आज आए हैं तो आपको बढ़िया बैंक निफ्टी का ट्रेड मिल गया, निफ्टी का भी ट्रेड बढ़िया मिल गया, और टाइम पे आप बुक भी कर लो प्रॉफिट। हाँ, इस बीच एक खबर आपको बता दें, जापान की सुमोतो वायरिंग सिस्टम्स जल्द ही ब्लॉक डील के जरिए संवर्धना मदरसन में अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। ये एक्सक्लूसिव डिटेल है। इस एक्सक्लूसिव डिटेल को हमारे साथ साझा कर रहे हैं सुमित चतुर्वेदी, हमारे सहयोगी हैं, आपको बता रहे हैं। सुमित बताएं जरा आप। ये जो सुमितोमो वायरिंग सिस्टम जापानीज कंपनी है और ये अपना ब्लॉक डील के जरिए स्टेक सेल करेगी संवर्धना मदरसन में। स्टेक सेल लगभग 4500 करोड़ का होगा और ये कल सुबह तक हो सकता है, इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। जो अभी करंट मार्केट प्राइसेस है इसके अकॉर्डिंग 6 से 7% का ये स्टेक सेल होगा। हालांकि कंपनी ने कुछ भी इस पर कहने से अभी तक मना कर दिया है। दूसरी बात यह है कि ये 1 साल बाद आएगा, जब पिछले साल लगभग मार्च 2023 में 3.5% स्टेक बेचा था सेम कंपनी ने, और अभी जो बातचीत चल रही है वो लगभग 6 से 7% स्टेक की है, 4500 करोड़ की है, और ब्लॉक डील कल सुबह तक अनाउंस हो जाएगी। हालांकि कंपनी ने अभी इस पर कोई भी कंफर्मेशन देने से मना किया है। ठीक है, डन। ये एक्सक्लूसिव जानकारी थी जो कि सुमित आपके साथ शेयर कर रहे थे। एक बार ध्वनि आप चेक कर लेना, आपका सिस्टम आई थिंक अब शुरू हो गया होगा। एक बार जरा मदरसन चेक करो, संवर्धना लिखोगे तो भी आ जाएगा टर्मिनल्स पे, अगर खाली मदरसन लिखोगे तब भी आ जाएगा, इसी का नाम आएगा। यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड का ही बना हुआ है। डेली पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसके जो डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स है वो यहाँ पे 20 से ऊपर के मूव दे रहे हैं, जो सजेस्ट करता है कि मोमेंटम ट्रेड इसके अंदर यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। पहला टारगेट इसके अंदर आपको 30 रुपए का देखने को मिलेगा, जिसके बाद इसके अंदर 133 से 134 तक भी ऊपर जाने का अपवर्ड मोमेंटम बनता रहेगा। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चलना है, तो आप यहाँ पे 121 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करिए। ठीक है, 1-1 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय भी कर सकते हैं। थोड़ा मोमेंटम और है जो चल सकता है, 4-4.5% शेयर ऊपर है। एक दो शेयर जरा और शीट से चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे आज स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस आपको बनती हुई दिख रही है। वेदांता का शेयर हमने कई बार आपको बताया, इसका बेस बन चुका। आपको ध्यान है CLSC की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने अपना स्टांस चेंज कर दिया था, उस दिन की बात है, और आज अब तक के देखो वेदांता उस दिन के उससे कभी टूटा नहीं, बेस बना रहा है। 3% चले, 2% चले, जैसे भी चले, लेकिन चल रहा है। इस बात को करीब करीब 7 से 8 दिन हो गए होंगे, या 10 दिन समझ लो। एक काम करोगे आप 10 दिन का चार्ट दिखाओ वेदांता का स्क्रीन पर, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि जो हम बात कर रहे थे वो वैसे ही है। और मेरे को खुशी है कि ये वेदांता का जो शेयर है थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो रहा है, और हो सकता है ये इस साल का 2024 का वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर भी बन जाए। अभी थोड़ा जल्दबाजी है कहना, बहुत सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड है, अगर हो जाती हैं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट होगा। खैर एक और जानकारी भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। 3:30 बजे कल RBI गवर्नर हमारे साथ होंगे, हमारे दोनों चैनल्स पे, ET Now स्वदेश पर भी, ET Now पर भी, तो उसका भी आप मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी वहाँ से निकलेगी बहुत अहम होगी। खासकर बैंक निफ्टी अगर चलने को है तो RBI गवर्नर के बयान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें होंगी, लिक्विडिटी चेक करना कि उस पर लेकर RBI का स्टांस क्या है, इन्फ्लेशन को लेकर और दरों को लेकर इस समय क्या वो बोलने चाह रहे हैं। 3 तो पॉइंट अहम ही है, इसके अलावा जो और बातें होंगी वो भी मार्केट की अधीन ही होंगी। ठीक, तो ज़रा वेदांता अभिषेक बासु मलिक से पता कर लेते हैं कि वो इस पर क्या स्टांस रखते हैं। अभिषेक बासु मलिक, एक बार ज़रा आप वेदांता चेक कीजिए और आपका स्टांस क्या है। जी, मैं वेदांता एकदम भी फॉलो नहीं करता, तो मैं इस पे कोई अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। इसको ट्रैक ही नहीं करते, ऐसा क्यों सर, वजह? पता नहीं, कई सालों पहले मैं ट्रैक करता था, लेकिन ओवरऑल वेदांता जो ग्रुप कंपनीज है वो या बेस मेटल्स है, उनको मैं उतना क्लोजली ट्रैक नहीं करता। ओह ठीक है, आप इसको ट्रैक नहीं करते हैं क्लोजली। एक काम करते हैं, अगर ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स बनने जा रहा है, अब इस तरह का मूव देने जा रहा है, तो रुचित के पास एक ऑप्शंस का ट्रेड पक्का होगा ही। रुचित, एक बार जरा वेदांता पे कोई ऑप्शन है तो जरा देख के बताओ।
अगर नहीं है ना तो वेदांता के अलावा वाली भी कोई ऑप्शंस बता सकते हो, कुल मिला के कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो ऑप्शंस का ट्रेड बता दो आप कोई। स्ट्रक्चर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है वेदांता के। इनफैक्ट जो प्रीवियस स्विंग हाई बने थे 285 के आसपास फरवरी के स्टार्टिंग में, वो आई थिंक ये स्टॉक का अभी ब्रेकआउट दे रहा है। सो आई थिंक एक अच्छा बीटीएसटी कैंडिडेट भी हो सकता है, और ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड लेना है तो 290 की कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, जो अभी 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। सो यहाँ पे 290 की कॉल ऑप्शन अनुज अगर 2 से 4 ट्रेडिंग सेशंस का ये अगर व्यू रखते हैं तो यहाँ पे खरीदारी करके जा सकता है। इसके ऊपर 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और लगभग 17 से 18 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। जो शेयर एक अच्छा ठीक है, वैसे बाय द वे कॉल हम ज़रा छाप के भी दे देते हैं आपको, अभी आपको ग्राफिक्स छपे हुए आ जाएंगे, आप इसको नोटिस भी कर लीजिएगा। वेदांता का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और मैं तो बोलूँगा ये डिलीवरी और पीएमएस का शेयर है टिपिकली। आप ऑप्शंस ले ना लें वो ठीक है, आप अपना अपना फैसला ज़रूर लगाइएगा अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के, लेकिन ये डिलीवरी का शेयर ज़रूर है और ये 3% आज चला, मेरे को खुशी है। जिनके पास भी वेदांता पड़ा है मेरे को अच्छा लग रहा है कि वो वेदांता में अब अच्छे दिन देख पाएंगे, हो सकता है अगर सब कुछ मैनेजमेंट की तरफ से भी ठीक रहा, क्योंकि कंपनी काफ़ी हद तक मैनेजमेंट और पॉलिसीज़ के अधीन है, तो ये ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन सब में। ठीक है, कुछ एक और शेयर आपको मैं ज़रा चेक कराता हूँ जहाँ पर मेरे को आज अच्छा एक और चीज़, बजाज ऑटो के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बायबैक का जिक्र किया था, लेकिन बजाज ग्रुप की दो बड़ी कंपनी बजाज फिनसर्व और फाइनेंस दोनों आज बढ़िया से नीचे हैं और मैं बोलूँगा डेज लो पे भी हैं। एक बार लेके आना बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये दोनों शेयर नीचे हैं, जबकि बजाज ऑटो ठीक है, इसका बायबैक आ रहा है। राजेश सर, दोनों के अंदर मैं फ्यूचर्स का भी चार्ट देख पा रहा हूँ, अच्छी शॉर्टिंग हुई है आज तो, बढ़िया, जिसे कहते हैं ना 12-12, 13-13% का ओआई एडिशन के साथ इसको तोड़ा जा रहा है, यानी कि हैवी वॉल्यूम के साथ तोड़ा गया है। सर जरा देख के बताना कोई स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं है? देखिए स्ट्रक्चरल डैमेज तो बिल्कुल बजाज फिनसर्व में होते हुए दिखा है। स्टॉक में आज का जो फॉल बना है, स्टॉक ने अपने फरवरी 2024 के जो स्विंग लो बने थे उसको भी आज ब्रेक डाउन करते हुए दिखा है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि एक मल्टीपल सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक अब 1550 के नीचे अगर सस्टेन होता है बजाज फिनसर्व, तो इसका जो नेक्स्ट लोअर लेवल जो आते हुए दिख सकता है वो करीब होगा 1500 की तरफ, और हो सकता है कि उसके नीचे भी फिसलते हुए दिखे, क्योंकि ये स्टॉक में देखें तो पिछले कुछ महीनों से स्टॉक एक सप्लाई प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक में अगर मंथली चार्ट पे भी देखें तो एक जो अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी उसका भी ब्रेकडाउन यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ समय तक इसमें और भी यहाँ पे सप्लाई प्रेशर या मंदी जिसको बोल सकते हैं वो होते हुए दिख सकती है। तो शॉर्ट साइड का ही ट्रेड रखेंगे, 1550 के नीचे एग्रेसिव शॉर्ट किया जा सकता है। डाउन साइड के टारगेट 1500 1480 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1595 के आसपास। ठीक है, डन। तो ये पॉइंट्स भी आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया। आगे बढ़े, एक दो चीज़ें जरा और चेक कर लेते हैं। कोई ऑप्शंस का ट्रेड धोनी आपके पास है तो जरा आप भी बता दो, कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड कोई हो तो। डिम्पी, हमने ऑलरेडी एक ऑप्शन का ट्रेड VDL पे डिस्कस करा था स्टार्ट ऑफ द शो पे, और जो हमने स्टॉक रेकमेंड भी करा था वो भी करीब 2.5% से ऊपर का रिटर्न अभी फिलहाल देता हुआ दिख रहा है। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे मुझे पसंद आ रहा है ऑप्शन के माध्यम से, तो यहाँ पे BPCL है। BPCL के अंदर भी एक अपवर्ड का मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है कि ऊपर 700 रुपए तक का एक इसके अंदर टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे एट द मनी ऑप्शन 650 की यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद के चले, कभी करीब 22 रुपए का भाव इसका चल रहा है। ऊपर की तरफ का इसका जो टारगेट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो पहला टारगेट आपको यहाँ पे 28 रुपए का, और उसके बाद यहाँ पे जो अपवर्ड मोमेंटम बन रहा है तो 33 से 34 रुपए का यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो नीचे की तरफ आपको मेंटेन करना है, तो आप नीचे की तरफ में इसके अंदर 17 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलिए। लॉट साइज इसका 1800 का है, तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें। ठीक है, एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो मैं आपसे बात बोलता रहता हूँ ना सुबह से शाम तक कि भैया भाव से एंटर करो, भाव से एग्जिट करो, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पिछले 3 दिन में दिया हुआ है IEX ने। एक बार ज़रा शेयर दिखाओ IEX का। 145 से 146 का बेस बना, 156 उसका टारगेट बनता था पहला, 156 का टारगेट लगा। उसके बाद अच्छा इस कब चला ये आपको पता है? कब चला ये था, ये 5% चला सैटरडे वाले दिन। उसका कल भी चला बट 5% चला सैटरडे वाले दिन।
156 लगा, 158 आ रहा। जैसे जैसे 156 के ऊपर गया, 165 जाना था, इसका दूसरा टारगेट था, धीरे 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 करके फेड होता गया। अब जरा आज का लेवल दिखाओ, ये वापस से 150 के नीचे चला। इसलिए मैं कहता हूँ भाव से एंट्री करो, भाव से ही एग्जिट कर जाओ, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप कन्विक्शन होल्ड करके बैठोगे ना, ये मार्केट वैसा नहीं है, ये मार्केट आपको फंसा देगा, फिर आप उसी को सेकते रह जाओगे। मैं अपने टर्म्स से बोल रहा हूँ, मार्केट के टर्म्स में, कि फिर आप सौदा ही सेकते रह जाएंगे, आएगा नहीं, प्रॉफिट नहीं आएगा हाथ से। शेयर गलत हो अच्छा और डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर आपने भाव से एंट्री और एग्जिट की होती तो आप फ्री हो जाते। राजेश सर एक बार ज़रा चेक करना है, ये वापस हो जाएगा 146 से 143, अगर हो जाएगा तो वेट कर लेते हैं, फिर से देख लेंगे कुछ। आई थिंक डिम्पी जी, इसमें हमने पहले भी चर्चा करी थी और इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमने एक बार पहले भी एनालाइज किया था। यहाँ पे मेजर जो सप्लाई जोन है वो करीब 160 के आसपास है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे, जो भी छोटे मोटे पुलबैक मिलेंगे, यहाँ पे एक सप्लाई जरूर बनते हुए दिखेगा हायर साइड पे। स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन में गुजरते हुए दिख रहा है। स्टॉक के लिए एज सच अगर हम देखें जो भी पुलबैक बन रहे हैं वहाँ पे सप्लाई प्रेशर अभी भी बना है, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग तो 160 के बाद होगी। यस, आपको इसको एक छोटे दायरे के लिए ट्रेड करना है तो थोड़ा वेट कर ले। 145 146 एक अच्छा लेवल है जहाँ पे अगर ये वापस मिलता है तो वहाँ पे री इंटर करे, 142 का स्टॉप लॉस रखे और पुलबैक में वापस ये 155-60 के रेंज में जब भी आता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट भी बुक करे, क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि कुछ समय इसमें और लगेगा इस कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट के। ठीक है, 155 से 160 के रेंज में आपके लिए मुनाफा वसूली करने की सलाह है IEX के शेयर में। अब ये समझ लेते हैं कि कल के लिए ट्रिगर्स कौन से होंगे बाजार में, स्टॉक स्पेसिफिक या फिर कॉर्पोरेट एक्शन या फिर बड़ी न्यूज़ जो मार्केट को मूव कर सकते हैं। स्नेही हमारे साथ हैं। स्नेही बताइए क्या है कल के लिए इवेंट्स टू वॉच। जी बिल्कुल, तो आइए देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बाजार की नज़र कहाँ रहेगी और आपको अपना ध्यान कल कहाँ रखना है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करते हैं तो कई स्टॉक्स कल फोकस में रहेंगे। साउथ इंडियन बैंक का जो राइट इश्यू है वो कल खुल जाएगा। बजाज ऑटो का शेयर बायबैक भी कल खुल जाएगा, तो इन दोनों स्टॉक्स पर कल अपना ध्यान बनाए रखिएगा। कावेरी सीड और जाइडस लाइफ, इन दोनों स्टॉक्स का बायबैक जो है वो कल बंद हो जाएगा। कल उसके लिए आखिरी दिन है और कल आखिरी दिन DCM श्रीराम और मैरिको को खरीदने के लिए है, उनके डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए। अब प्राइमरी मार्केट्स की बात करते हैं, IPO की दुनिया में क्या चल रहा है। गोपाल नमकीन का जो IPO है वो कल सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, कल उसका पहला दिन है। और भारत इनविट IPO जो है कल उसका लिस्टिंग होगा, कल उसका NSE और BSE पर डेब्यू होगा, तो इस पर ध्यान रखिएगा कल। और अन्य इवेंट्स की बात करें तो PM मोदी कल कोलकाता में होंगे और वो वहाँ भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता में इनॉग्रेट करेंगे। तो जी हाँ, इन सारे क्यूज पर कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ध्यान रखिएगा। कल गोपाल स्नैक्स का IPO खुलेगा, इस पर भी आपको ध्यान रखनी है। IPOs की भरमार है इस वक्त बाजार में, लेकिन जिस खबर पर NTPC का BHEL का शेयर कल चला, आज वो खबर कंफर्म हो गई है। कल BHEL की तरफ से सफाई आई थी कि हमने सिर्फ बोली लगाई है, अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन आज ये खबर आ गई। इस पर कल BHEL ने करीब 12% का शानदार मूव दिखाया था। आज भी शेयर हालांकि ऊपर है 1.5%, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस पर रिएक्शन आ चुका है। NTPC से 9,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। NTPC जो नया अपना प्लांट लगाने जा रही है, वो प्लांट कंस्ट्रक्ट करने का जो जिम्मा है वो BHEL को मिला है और इस प्लांट के लिए बोली लगाने वाली BHEL इकलौती कंपनी थी। तो ये हम मान के चल रहे थे कि आखिर इकलौती कंपनी है तो फिर BHEL को ही मिलेगा ये ऑर्डर। ये 9,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर, BHEL 271 रुपए का भाव। रुचित, जरा एक बार आप फिर से चेक करके बता दीजिए क्या करना चाहिए इसमें। अभी अब 2.5% ऊपर ये शेयर है। ट्रेंड तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जो प्राइस अप मूव में वॉल्यूम्स हुए हैं वो वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है और मेरे ख्याल से ये अप मूव और कंटिन्यू रहेगा। और शॉर्ट टर्म के चार्ट्स पे देखिए तो 281 तक के टारगेट्स ये स्टॉक में आने की पॉसिबिलिटीज है। तो अभी भी आई थिंक अगर एकदम वेरी शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से देखिए तो कोई पोजीशन है तो इसको होल्ड करना चाहिए 281 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, सिंगरौली थर्मल प्रोजेक्ट लगाने के लिए ये BHEL को ऑर्डर मिला है NTPC की तरफ से। लेकिन चलिए फटाफट ये जान लेते हैं कि BTST या फिर STBT के मौके कहां पर बन रहे हैं। ध्वनि बताइए, कौन सा शेयर है आपके रडार पर? यहाँ पे ऑलरेडी काफी स्टॉक्स की हम चर्चा
कर चुके हैं, जिनमें काफी सारे बाय के रिकमेंडेशन भी है, बट उसके अलावा उनमें से बाहर जाते हुए मुझे जो 2 स्टॉक पसंद आ रहे हैं, तो एक सन फार्मा का स्टॉक है। इसका जो डेली स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे सजेस्टिव है कि कल के सेशन में हमें इसके अंदर एक बाइंग अपमूव देखने को मिलेगा। ओवरऑल इंट्राडे चार्ट्स भी जो सजेस्टिव करते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पे 1600 तक के टारगेट के लिए प्ले आउट करा जा सकता है। नीचे आप 1565 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो पॉलीकैब का है। पॉलीकैब में भी आज दिन भर हमने एक बाइंग मोमेंटम बनता हुआ दिखा है। ओवरऑल यहाँ पे वॉल्यूम्स इतने इंक्रीमेंटल नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट जो प्राइस एक्शन है वो सजेस्टिव है कि ऊपर की तरफ इसमें 5080 का टारगेट हमें मिलता है। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है, तो आप 4840 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कीजिए। फार्मा और पॉलीकैब अब समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन राजेश जी कोई आप कोई ट्रेड हाईलाइट करना चाहेंगे फटाफट क्विकली? एनएमडीसी यहाँ पे पसंद आ रहा है, ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है बीटीएसटी के लिए 250-255 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 240 का। दूसरा स्टॉक एपीएल अपोलो, यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1590-1620 के, स्टॉप लॉस होगा 1530 का। और तीसरा स्टॉक एक हाई वैल्यू स्टॉक है बॉश लिमिटेड, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का आते हुए दिख रहा है, 30,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30,900 से 31,500 तक की तेजी हमें लगता है इसमें बहुत जल्द आते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस होगा करीब 29700। एमडीसी, एपीएल अपोलो और बॉश, ये 3 शेयर राजेश जी की तरफ से। रुचित, आपकी कोई रिकमेंडेशन? की खरीदारी करने की सलाह रहेगी। आई थिंक पीएसयू बैंक्स में जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखी है वो आगे कंटिन्यू रहेगी कल के सेशन में भी। शो की शुरुआत में मैंने शॉर्ट टर्म के ट्रेड दी थी। अगर बीटीएसटी के लिए लेके जाना है तो 595 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को खरीदारी करके जाए 615-616 के कल के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 615 के टारगेट आपके बन जाएंगे। कैनरा बैंक, ये इंटरेस्टिंग शेयर है और बाकायदा डेज हाई पे जाके बंद भी हो रहा है। मार्केट क्लोज करने का वक्त हो गया है, 3:28 इनफैक्ट हो ही चुके हैं, 2 मिनट रह गए। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि बाज़ार में क्या क्या आज हुआ। अब कोई सौदा ज़्यादा लीजिएगा नहीं, आप सिर्फ चेक कीजिएगा। एक जो खबर आई है BHEL वाली, ये इंटरेस्टिंग खबर है, पहले भुनी हुई खबर थी लेकिन उसके बावजूद आने के बावजूद भी ट्रेड में काफ़ी दम है, इसलिए 2.5% ऊपर आ गया। नहीं तो क्या होता है कि सेलर न्यूज़ हो जाता है, ऐसा हुआ नहीं। और बाकायदा शेयर अभी भी ऊपर है, वॉल्यूम के साथ ऊपर है, तो शेयर की कोर स्ट्रेंथ कोई बताता है। आगे बढ़ते हैं जरा। आज टाटा मोटर्स पे खबर का दिन था, आज दोनों कंपनियां अलग अलग हुई, शेयर ने 3-3.5% का ऊपर, लेकिन रिपोर्ट्स उतनी बुलिश नहीं है। मेरा भी मानना है कि टाटा मोटर्स को एक बार अब भाव से भी ज़रूर चेक करना चाहिए। जो मोटा मोटी खबरें थी वो सारी की सारी सिस्टम में आ चुकी हैं। क्या अब कोई बड़ा ट्रिगर टाटा मोटर्स के लिए ड्यू है? कुछ भी नेगेटिव आएगा तो क्रैक फालतू के लगेंगे, इसलिए ये रिपोर्ट्स का जो कंसर्न है मैं उसको थोड़ा वाजिब मानता हूँ और ज़रूर चेक करना चाहिए। भारती एयरटेल, बजाज ऑटो, ये 2 और शेयर है जहाँ पे आज परसेंटेज में 2% के आसपास की बढ़त थी। बजाज ऑटो का तो बायबैक की खबर है, 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का और 10,000 का रेट है। ONGC पे अभी थोड़ी देर पहले धोनी ने आपको एक कॉल दी है 285 वाली, तो आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि इस ट्रेड को आप ले सकते हैं 65 आपका 6.5 से 7 रुपये के बीच का ये सौदा है। SBI भी आज बढ़िया चला, उसने भी आज मार्केट का एक अच्छा गेन बनाया है। इसके अलावा जो वीक काउंटर्स है उसमें बजाज के दोनों शेयर अव्वल नंबर पे थे, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इन दोनों ने आज प्रेशर क्रिएट किया। नेस्ले टूटा, इन्फोसिस, TCS टूटा, ये CLSA की रिपोर्ट का कमाल था, उसने आज वीकनेस का ट्रिगर करवा दिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बालाजी अमाइंस, आज एक कंपनी है अमाइंस से जुड़ी हुई, उसने करीब आज 10% तेज़ी दी। यूको बैंक, वेस्ट लाइफ, IOB, ये कुछ एक और थे। कैप्री ग्लोबल के अंदर आज एक्स डेट थी लेकिन उसके बाद शेयर के अंदर 20% का मूव आया, ये एडजस्टमेंट्स होने के बाद। हाँ, तो 1:5 था शायद, तो एडजस्टमेंट्स होने के बाद का इसके अंदर है पोजीशंस। टाटा इन्वेस्टमेंट पे आज फिर से सर्किट लगा, साल का हाई। यूनियन बैंक भी साल के हाई पे ही जाके बंद हुआ है। इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, बाद एक मदरसन सुमी भी अब थोड़ी देर पहले हमारे एक रिपोर्टर ने आपको खबर भी बताई थी, वो शेयर भी आज ऑलमोस्ट डेज हाई पे ही जाके बंद होने में कामयाब हुआ है। एडवांस डिक्लाइन उतना अच्छा नहीं है, लेवल के हिसाब से बाजार ने ठीक ठीक क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट कल की क्लोजिंग ज़्यादा अच्छी थी, जबकि कल वॉल्यूम कम था, मोमेंटम कम था। आज मोमेंटम वॉल्यूम कल के मुकाबले ज़्यादा था, लेकिन लेवल्स के हिसाब से आज हम थोड़ा पिछड़े हैं, 48 पॉइंट नीचे आए हैं। ये स्वाभाविक है,
टिपिकली फ्यूरियस बुल रन के अंदर कंसोलिडेशन ऐसे ही होता है जैसे अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। सपोर्ट तोड़ेगा नहीं, रेजिस्टेंस को जोड़ेगा नहीं, तो सपोर्ट तोड़ेगा नहीं, रेजिस्टेंस को जोड़ नहीं रहा, फिलहाल उसके बीच में आप ट्रेड कर रहे हैं और आप वैसा ही कीजिए। बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग, कल करीब 80 पॉइंट नीचे हम बंद हुए थे, आज करीब 80.47,500 के ऊपर जाके बंद हुआ है। इतना ही फ़र्क है बस, और कोई मेजर फ़र्क नहीं है। अभी भी दोनों में रूम काफ़ी है। पीसीआर वगैरह और एफआईएस का डाटा वगैरह चेक करके हम सुबह भी आपके सामने सारी बात रखेंगे। ठीक जी, आज का ट्रेड कुल मिला के बढ़िया था। रेंज का ट्रेड था। रेंज का ट्रेड जिसको करना आता है उसके लिए तो सबसे बढ़िया दिन चल रहे हैं, और मैं कई बार बोल चुका, इससे डिसिप्लिन्ड मार्केट मैंने तो कभी देखा नहीं जो आजकल देख पा रहे हैं। बता के चलता है कि मैं यहाँ पे रुकूंगा, यहाँ पे चलूँगा, या इतना चलूँगा, इतना नहीं चलूँगा, और उतना ही चलता है। बहुत शुक्रिया ध्वनि आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजेश सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। रुचित, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। अभिषेक बासु मलिक, आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम देने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। मेरे को, अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम मार्केट से जुड़ा हुआ है, आप उसका फ़ायदा